टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। आज हम 7th क्लास में सामाजिक विज्ञान के पार्ट 6 को समझेंगे, जिसका नाम है केंद्र की सरकार। ये देखिए, केंद्र की सरकार। इसमें हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे लोकसभा एवं राज्यसभा क्या है एवं इनका गठन किस प्रकार होता है। संसद क्या है और इसका गठन किस प्रकार होता है। संसद के कार्य एवं शक्तियाँ क्या है। कानून निर्माण किस प्रकार से होता है। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची क्या है। बच्चों, इस पार्ट में हम केंद्र की सरकार के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र की सरकार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत राज्यों का संघ है। यहाँ केंद्र एवं राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं। केंद्र सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है व्यवस्थापिका यानी संसद, फिर कार्यपालिका यानी संघीय मंत्री परिषद, एवं थर्ड वाला है न्यायपालिका, इसका है सर्वोच्च न्यायालय। अब है व्यवस्थापिका संसद। इसमें है भारत में संसदीय लोकतंत्र है। केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद ही हमारे देश के लिए कानून बनाती है और संसद के 2 सदन हैं। पहला सदन कौन सा है? लोकसभा, और दूसरा है राज्यसभा। ये इसके 2 सदन हैं। अब आइए देखते हैं लोकसभा। लोकसभा भारतीय संसद के प्रथम या निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कुछ अर्हताएं निर्धारित है या अर्हताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, वह भारत का नागरिक हो तथा मतदान सूची में उसका नाम हो। यानी इसकी जो है ये अर्हताएं निर्धारित है, यानी इसकी कुछ शर्त है। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त कि वो भारत का नागरिक हो, यानी भारत का रहने वाला हो, भारत का निवास करने वाला हो, एवं मतदाता सूची में उसका नाम हो, यानी वो जो कि मतलब वो वोटिंग लिस्ट जो होती है उसमें उसका नाम हो, मतदाता सूची में उसका नाम। और उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, यानी इससे कम नहीं, 25 या 25 से अधिक हो। अब है थर्ड पॉइंट, न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न हो, यानी वो पागल ना हो, मानसिक रूप से जो होते हैं, दिमाग रूप से जैसे भी हों, वो यानी पागल और दिवालिया घोषित ना हो। किसकी तरफ से? न्यायालय द्वारा। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है? भारतीय अथवा स्वायत्त शासन संस्थाओं में लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, यानी जो शासकीय अथवा स्वायत्त शासन संस्थाओं में यानी जो लाभ मिलता है शासन द्वारा, उस लाभ के पद पर वो कार्य न कर रहा हो या कार्यरत न हो, यानी वो कार्य न करता हो। अब यह न्यायालय द्वारा उसे अयोग्य घोषित न किया गया हो, मतलब योग्य, मतलब यह न्यायालय द्वारा उस अयोग्य घोषित न किया गया हो, यानी वो योग्य होना चाहिए। अब है लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा किया जाता है, यानी जो इसका निर्वाचन वयस्क, यानी जो इसको चुना जाता है वो मताधिकार के आधार पर, मताधिकार यानी वो जो मत होते हैं, यानी जो वोट होते हैं उसके आधार पर, और वो किसके? जनता द्वारा किया जाता है वो वोट, और उसी के आधार पर वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है, मतलब जनता द्वारा किया जाता है। अब है संविधान द्वारा मतदाता की योग्यताएं निर्धारित की गई योग्यताएं निम्नांकित है। अब देखिए फर्स्ट कौन सी है? वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी जो आयु है वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी वो 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो। अब सेकंड पॉइंट है, वो लोकसभा क्षेत्र में जहां मतदान करता है वहां की मतदाता सूची में उसका नाम हो।
यानी जो वो मतदान करने जाता है, वोट देने, वहाँ की मतदाता सूची यानी वो जो सूची होती है उसमें उसका नाम हो, यानी नाम होना चाहिए उसका। अब थर्ड पॉइंट, न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो, यानी वो किसी प्रकार का पागलपन उसमें ना हो और दिवालिया घोषित न किया गया हो न्यायालय की तरफ से। अब चौथा पॉइंट है, किसी कारणवश उसे न्यायालय द्वारा मतदान से वंचित न किया गया हो। किसी कारणवश यानी किसी कारण से उसे न्यायालय द्वारा मतदान से वंचित न किया गया हो। मतदान जो मत देते हैं, लिस्ट होती है, उससे वंचित यानी उसको हटाया गया न हो। अब देखिए, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। कितनी है? 545। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 निर्धारित है। यदि सदन में आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन मूल के प्रतिनिधि चुनकर न आए तो राष्ट्रपति उसे समुदाय से निर्धारित योग्यता रखने वाले 2 नागरिक को लोकसभा में सदस्य नामांकित कर सकता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का था? 5 वर्ष का। ये देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, यानी लोकसभा का जो कार्यकाल यानी जो समय है वो 5 वर्ष निर्धारित है, यानी तय हुआ है, ये 5 वर्ष का है। अब देखिए, लोकसभा के सदस्य अपने बीच से ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, यानी उनके बीच जो होते हैं लोकसभा के सदस्य, उन्हीं के बीच से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष को स्पीकर एवं उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर कहते हैं। स्पीकर लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की गतिविधियों एवं कार्यों यानी कामों का संचालन स्पीकर द्वारा किया जाता है। उनके अनुपस्थिति पर डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही संचालित करता है। अब है राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा भारतीय सदन का द्वितीय या उच्च सदन है। द्वितीय यानी दूसरे नंबर का या उच्च सदन है। लोकसभा में अब देखिए यहाँ पर कितनी संख्या है इनकी। लोकसभा में 250 सदस्य होते हैं, यानी 250। अब इसमें से 238 सदस्यों का चुनाव राज्य विधानमंडलों के सदस्य विधायक करते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, मतलब चुना जाता है। ये सदस्य सामान्यतः समाज सेवा, साहित्य, कला और विज्ञान आदि क्षेत्रों में अपने विशेष योगदान के लिए जाने जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए, यानी जो राज्यसभा का सदस्य है उसकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। शेष लोकसभा सदस्य हेतु निर्धारित अर्हताएं की राज्यसभा सदस्य की अर्हताएं है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी अस्थायी नहीं है, वो स्थायी रूप से है, यानी स्थायी है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह सभा कभी भंग नहीं होती। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है, यानी जो इनमें जो सदस्य होते हैं, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल यानी जो समय है वो 6 वर्ष निर्धारित है। सदन के 1/3 सदस्य जिनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो चुका है, ये देखिए यहाँ से 6 वर्ष पूरा हो चुका है, यानी पूरा हो चुका होता है, उनके स्थान पर राज्य विधानमंडल 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये नए सदस्य अपने पद पर 6 वर्ष तक रह सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति अपने द्वारा मनोनीत 1/3 सदस्यों के 6 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर नए सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कोई भी सदस्य अपने कार्यकाल के पूर्व त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है, यानी ये काम नहीं करना चाहे तो भी बीच में कोई भी सदस्य जो उनका समय होता है, उनका कार्यकाल होता है, उसके पूर्व यानी पहले
त्याग पत्र देकर वो पद मुक्त हो सकते हैं, यानी उस पद जो है उससे मुक्ति पा सकते हैं, पद मुक्त हो सकते हैं। अब देखिए अगला, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा अपने बीच से ही एक उपसभापति का चुनाव करती है। सभापति उनकी अनुपस्थिति पर उपसभापति राज्यसभा के समस्त कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करते हैं, यानी इनको नियंत्रण में रखते हैं। अब देखिए संसद के कार्य एवं शक्तियाँ। अब हम पढ़ेंगे संसद के कार्य, देखिए, और इनके शक्तियाँ। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, अब देखिए संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है ये समझिए। कानून बनाना, यह देश के लिए कानून बनाती है। वह संघीय सूची के समस्त विषयों पर कानून बना सकती है, साथ ही समवर्ती सूची के विषयों तथा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाती है। ऐसे कानून सारे देश में लागू होते हैं। संसद के कार्य एवं शक्तियाँ इस प्रकार हैं। पहला जो है पॉइंट देखिए, कानून बनाना। ये देखिए कानून बनाना, संसद को संघ सूची के 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है एवं समवर्ती सूची के सभी 52 विषयों पर भी कानून बना सकती है। साथ ही अवशिष्ट विषयों पर सूची पर भी समय समय पर कानून बनाती है। अब देखिए पॉइंट संविधान संशोधन। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से सारे देश में लागू हुआ है। ये देखिए नोट कीजिए, कौन सा 26 जनवरी 1950 से सारे देश में लागू हुआ है। विगत वर्षों में सारे विश्व में बहुत परिवर्तन हुए हैं, भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। अतः समयानुकूल वर्तमान राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संविधान में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा भावी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तय की गई। भारतीय संसद निर्धारित प्रक्रिया से संविधान से संशोधन करती है। संविधान में सितंबर 2016 तक 101 संशोधन किए जा चुके हैं। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, ये देखिए पॉइंट क्या है, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन संसद के सदस्यों के बीच से ही किया जाता है। संसद ही इस मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। यह नियंत्रण सदन में प्रश्न पूछकर काम रोको प्रस्ताव, विधेयकों पर बहस एवं अस्वीकृति, निंदा तथा ध्यानाकर्षक प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा किया जाता है। अब है वित्तीय कार्य। देखिए वित्तीय कार्य, संसद देश की वित्तीय संस्था व्यवस्था पर नियंत्रण रखती है। वह हर वर्ष आय के स्रोत एवं राजकीय कार्य संचालित करने हेतु व्यय नीति बनाती है। व्यय यानी कितना खर्च हुआ उसकी नीति बनाती है। इसके साथ ही बजट निर्धारित करती है। बजट जो है उसको, जो पैसा है उसको निर्धारित कर उसे स्वीकृति देती है, यानी उसे स्वीकृति देना, स्वीकार करना। ऐसे विधेयक जिनका संबंध वित्तीय व्यवस्था से है उसे वित्त धन विधेयक कहते हैं। ये देखिए उसे क्या कहते हैं, वित्त धन विधेयक, वित्त विधेयक कहते हैं, यानी धन विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब है पॉइंट हमारा संसद का अधिवेशन। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा के प्रतिवर्ष 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। दोनों अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो कभी भी सदन का
अधिवेशन बुला सकते हैं। वे सदन मतलब वो संसद के सत्र को समाप्त भी कर सकते हैं, जो उसका सत्र चल रहा है उसको समाप्त कर सकते हैं। अब है गणपूर्ति। गणपूर्ति से आशय है कि संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए सदन में न्यूनतम कितने सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक है। संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों में बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या 1/10 यानी 10% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। अब है ये पॉइंट देखिए, कानून निर्माण की प्रक्रिया। संसद द्वारा संघ सूची, समवर्ती सूची कानून बनाया जाता है। किसी विषय पर कानून बनाने से पहले मंत्रिपरिषद एवं प्रस्ताव तैयार करती है। इस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। ये देखिए कौन से विधेयक, पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है वित्त विधेयक। साधारण विधेयक का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य स्वयं किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकता है। यह सरकारी विधेयक होता है। संसद का कोई भी सदस्य अपनी ओर से भी किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। इसे निजी विधेयक कहते हैं। यह विधेयक संसद के अध्यक्ष सभापति की अनुमति से सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से वित्त मंत्री लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकता है। अब देखिए यह है वित्त विधेयक का प्रथम वाचन। सभापति की अनुमति से मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य या सांसद सदन में विधेयक प्रस्तुत करता है। विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य प्रस्ताव या शीर्षक पढ़ते हैं। इस प्रस्ताव प्रति उपस्थिति सभी सदस्यों को वितरित की जाती है। इस प्रस्ताव का केंद्रीय सरकार के शासकीय गजट में प्रकाशन होता है। सामान्य इस पर बहस नहीं होती। यह विधेयक का प्रथम वाचन है। अब है द्वितीय वाचन। ये देखिए यहाँ से, द्वितीय वाचन के समय विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सरकारी पक्ष पर एवं विपक्ष द्वारा इस विधेयक की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता पर बहस होती है। विधेयक के प्रत्येक बिंदु पर मुद्दों तथा निहित सिद्धांतों पर परिचर्चा होती है। विधेयक में संशोधन प्रस्ताव भी रखे जाते हैं। संशोधनों पर मत विधेयक विभाजन होता है। विधेयक में संशोधन हेतु बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। संशोधन सहित तैयार विधेयक के पश्चात द्वितीय वाचन समाप्त होता है। ये देखिए यहाँ पर समाप्त होता है। अब है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन क्या है, देखिए द्वितीय वाचन के पश्चात विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है। तृतीय वाचन के समय विधेयक का प्रस्तावक सदन में एक प्रस्ताव रखता है। इस प्रस्ताव में वह सदन से विधेयक को स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव करता है। इस समय विधेयक में संशोधन नहीं किए जाते हैं। सदन विधेयक को अस्वीकार अथवा अस्वीकार भी कर सकता है। स्वीकार अथवा अस्वीकार भी कर सकता है। विधेयक पर मतदान के पश्चात तृतीय वाचन पूर्ण हो जाता है। यह विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वाचन होता है। यदि विधेयक दूसरे सदन में भी स्वीकृत हो जाता है तो उसे विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति देने के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह कानून बन जाता है। इस प्रकार मतलब इस कानून का संघ सरकार के राजकीय गजट में प्रकाशन किया जाता है। यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे अथवा 6 माह तक उस पर विचार न करे तो विकट स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर करते हैं। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होने के पश्चात उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात विधेयक कानून बन जाता है।
अब है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अब देखिए पहली है संघ सूची। इस सूची में 97 विषय हैं। इस पर पूरे देश में एक जैसा कानून होता है। विषयों पर संसद ही कानून बनाती है। दर्शाए गए चार्ट के माध्यम से इनके अंतर्गत आने वाले विभिन्न मुख्य विषयों पर एवं क्षेत्रों को समझा जा सकता है। देखिए केंद्र संघ सरकार के विषय, कौन से विषय हैं ये यहाँ से देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, सेना, बैंक, प्राचीन इमारत, मुद्रा, बीमा, समुद्र यातायात, खनिज क्षेत्रों, जनगणना, रेल, डाकतार, दूरसंचार, निर्वाचन, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते। राज्य सूची। इस सूची में 62 विषय हैं। इस पर राज्य की व्यवस्थापिका ही कानून बना सकती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हो सकते हैं। दर्शाए गए चार्ट से राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विविध विषयों एवं क्षेत्रों को समझा जा सकता है। ये देखिए राज्य प्रांतीय सरकार के विषय। यहाँ से देखिए सड़कें, न्याय, स्थानीय शासन, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, कृषि, मनोरंजन, पशु चिकित्सा, सिंचाई। समवर्ती सूची। समवर्ती अर्थात जिसमें संघ एवं राज्य को बराबर अधिकार हो। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इस विषयों पर संघ तथा राज्य दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। केंद्र राज्य सरकार के विषय। मूल नियंत्रण, दंड विधि, दत्तक एवं उत्तराधिकार, शिक्षा, अखबार, विवाह विच्छेद, बिजली, सिंचाई, वन, पर्यावरण, उद्योग, मजदूर, औद्योगिक विवाद। यदि दोनों के कानून बनाने में मतभेद है तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा बनाए गए कानून की मान्य किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा लेसन खत्म होता है।